हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें टोटल जो है 50 MCQ टाइप क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन है टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें शामिल किया गया है। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आपके बिहार शिक्षक भर्ती में BPSC प्रीलिम्स के अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टोटल क्वेश्चनों से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग BPSC प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को कवर करके चलिएगा। तो इस सीरीज में जो है हम BPSC प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे भोजन की गंध से मुख में पानी आ जाता है, यह एक है। बताइए, यह एक साधारण प्रतिवर्ती क्रिया है, अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया है, जन्मजात प्रतिवर्ती क्रिया है या फिर प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रिया है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, अच्छे भोजन की गंध से मुख में पानी आ जाता है, बताइए यह एक कैसा प्रतिवर्ती क्रिया है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह एक अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है। बताइए, जिलेटिन का बहुधा उपयोग जो है आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है। बताइए, कोलाइड बनाने से रोकने में, कोलाइड को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में, मिश्रण को अस्थायी करने में, सुगंधित करने में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, जिलेटिन का बहुधा उपयोग जो है आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलाइडों को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में जो है जिलेटिन का बहुधा उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके साथ साथ जान लीजिए कि आइसक्रीम जो होता है यह एक कोलाइड होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प कौन सा है। बताइए, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए, साइक्लोडेक्स्ट्रीन है, एस्पार्टम है, साइक्रीन है, फ्रैक्टोज है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आजकल सर्वाधिक प्रचलित पूछे सुरक्षित शक्कर का विकल्प जो है यह एस्पार्टम है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्पार्टम शुगर जो है शुगर फ्री होने के साथ साथ कृत्रिम मिठास उत्पन्न करती है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, एस्पार्टम जो होता है यह सुक्रोज से 100 गुना अधिक मिठास होता है और एस्पार्टम एक कृत्रिम शर्करा है, इसे भी आप लोग जानते रहिएगा। एस्पार्टम जो है एक आर्टिफिशियल शर्करा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मुख्य घटक होता है। बताइए, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक क्या होता है। बताइए, चमड़ा है, वनस्पति तेल है, सोडियम क्लोराइड है या फिर कार्न स्टार्च है। तो बताइए, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक क्या होता है। तो देखिए, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का जो मुख्य घटक होता है एक कार्न स्टार्च होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक होते हैं यह ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें जीवाणुओं द्वारा, आमतौर पर रोगाणुओं द्वारा, पानी द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा और बायोमास में विघटित किया जा सकता है। इसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। बताइए, निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है। बताइए, फ्रैक्टोज है, ग्लूकोज है, माल्टोज है या फिर सुक्रोज है। तो देखिए, सबसे मीठी चीनी की बात करें तो फ्रैक्टोज है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, फ्रैक्टोज जो होता है यह एक कार्बनिक यौगिक होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। फलों में पाई जाने वाली शर्करा जो है ये फ्रैक्टोज सबसे मीठा शर्करा होती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ग्लूकोज का सूत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट कि ग्लूकोज का फार्मूला जो है क्या होता है। बताइए, C6H22O11 होता है या फिर C6H10O5 होता है या फिर C6H12O6 होता है या C6H6O6 होता है। तो देखिए, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय
रिएक्टर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडरेटर है। मॉडरेटर जो होता है ये मंदक का काम करता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडरेटर है। बताइए ग्रेफाइट है, पानी है, भारी पानी है या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में आमतौर पर जो है मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का भी प्रयोग होता है, पानी का भी प्रयोग होता है और भारी पानी D2O का भी प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण है जो मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। बताइए इंफ्रारेड है, पराबैंगनी है, माइक्रोवेव है या फिर एक्सरे है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाने वाला जो विकिरण होता है इसे इंफ्रारेड कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंफ्रारेड जो है ये मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए माइक्रोवेव का उपयोग जो है यह रेडियो प्रसारण और टेलीविजन में भी किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। माइक्रोवेव का उपयोग जो है रेडियो प्रसारण एवं टेलीविजन में भी किया जाता है और इंफ्रारेड को अवरक्त किरण भी कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इंफ्रारेड किसे कहते हैं? अवरक्त किरण को भी कहते हैं। और अगर पूछेगा कि इंफ्रारेड अवरक्त किरण की खोज किसने की थी तो विलियम हर्शेल ने की थी, ये भी आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंफ्रारेड का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था तो विलियम हर्शेल ने की थी, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे पराबैंगनी दिया है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो पूछेगा पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी तो रीटर ने की थी। कौन किसने की थी? रीटर जो थे ये पराबैंगनी किरण की खोज किए थे। और पराबैंगनी किरण का उपयोग जो होता है ये जाली दस्तावेजों और जाली नोटों की छपाई में किया जाता है। तो अगर पूछेगा आप लोगों से कि जाली दस्तावेजों और जाली नोटों की छपाई जो है किस किरण के द्वारा किया जाता है तो पराबैंगनी किरणों के द्वारा किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर डी जो है इसमें ऑप्शन एक्सरे जो दिया है, एक्सरे की खोज पूछेगा किसने किया था तो रांटजन ने की थी। किसने की थी? रांटजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे की खोज की थी। और इसका उपयोग जो है सीटी स्कैन के करने में किया जाता है और टूटी हुई हड्डियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी सीटी स्कैन का प्रयोग करते हैं, एक्सरे का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। बताइए नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। बताइए रेडियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, ड्यूटेरियम है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला जो तत्व होता है यह यूरेनियम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम जो है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। बताइए ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी की ऊपरी सतह द्वारा सौर ऊर्जा को फांसना, वायुमंडल के कारण उष्मा में वृद्धि, उष्मा के संरक्षण के लिए ग्रीन हाउस में फसलों की खेती, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा को फांसना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव का जो अर्थ होता है ये वायुमंडल के कारण उष्मा में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वायुमंडल के कारण जो उष्मा में वृद्धि होती है यह दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण के द्वारा होता है, इसी को पार्थिव विकिरण भी कहते हैं। ये जो है इसमें जिम्मेदार होता है। अगर ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस गैस में जो इंपॉर्टेंट होता है जलवाष्प होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर मीथेन होता है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जैव विविधता क्या है। बताइए जैव विविधता जो है ये क्या है? बताइए कई वनों में कई प्रकार के वनस्पतियों का और जीवों का और जीव एक जंगल में एक प्रजाति की कई आबादी, एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव, उपयुक्त सभी सत्य हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जैव विविधता जो होता है यह किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले
जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या को बताता है। तो देखिए किसी निश्चित क्षेत्र में हमको देखना है, तो देखिए एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव जो है, यह जैव विविधता का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता मतलब क्या होता है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों और वनस्पतियों की संख्या को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अजैव निम्नीकरण कचरे से छुटकारा पाने के लिए अजैव निम्नीकरण कचरे से छुटकारा पाने के सर्वोत्तम साधनों में से एक है। बताइए, एकत्रित करना है, पुनर्चक्रण है जिसे रिसाइकलिंग कहते हैं, या फिर गाड़ना है, या फिर जलाना है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अजैव निम्नीकरण कचरे से छुटकारा पाने के लिए जो है सर्वोत्तम साधनों में से सबसे एक अच्छा साधन माना जाता है पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ट्रैकोमा रोग का संबंध है। बताइए ट्रैकोमा रोग का संबंध जो है किससे होता है। बताइए फेफड़ों से होता है, कान से होता है, आंखों से होता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ट्रैकोमा रोग का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए आंखों से है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रैकोमा रोग का संबंध जो है ये आंखों से होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह बीमारी जो है वहां पनपती है जहां पर जल भराव, अस्वच्छता, मक्खियों का प्रकोप होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा ट्रैकोमा रोग जो है किस जीवाणु से होता है, तो क्लैमाइडिया ट्रैकोमा नामक जीवाणु से होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो देखिए मायोपिया पहली बात आप लोग जान लीजिए, मायोपिया जो होता है इसे हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में बताइए क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से पास की वस्तु स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मायोपिया जो होता है जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जो दोष होता है वह वस्तु दिखाई देती है, मतलब निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इसे याद करने का तरीका जान लीजिए कि जो दोष होगा, जैसे निकट दृष्टि दोष है तो जो दोष होगा वो दिखाई देगा, मतलब निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। इसी तरह क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है तो दूर की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु को नहीं दिखाई देगी। तो ये जो दोष होता है वह दिखाई देता है। इसे आप लोग दिमाग में रखेंगे तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, काले फेफड़े का रोग संबंधित है। बताइए काले फेफड़े का रोग जो है किससे संबंधित होता है। बताइए किसानों से संबंधित है, कोयला खनिकों से संबंधित है, कपड़ा उद्योग श्रमिक से संबंधित है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए काले फेफड़े का रोग जो होता है यह कोयला खनिक से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काले फेफड़े का रोग जो है एक कोयला खनिकों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसे न्यूमोकोनिकोसिस भी के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा इसे जो है न्यूमोकोनियोसिस के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है। बताइए रक्त है, सिरका है, धुआं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है तो आप लोग याद रखिएगा कि रक्त जो होता है कोलाइड होता है, धुआं भी क्या होता है कोलाइड होता है, लेकिन सिरका जो होता है कोलाइड नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो सिरका होता है इसका पूछता है कि रासायनिक नाम क्या होता है, तो एसिटिक एसिड होता है और इसे CH3COOH से जिसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है। बताइए निम्नलिखित ऑक्साइडों में कौन है जो है जल में घुलनशील है। बताइए CaO है, FeO है, ZnO है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर आप लोगों से पूछेगा जल में घुलनशील कौन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये जल में घुलनशील है। देखिए कठोर धातु के ऑक्साइड या संक्रमण धातु के ऑक्साइड जैसे तांबा की बात करें, जस्ता की बात करें, लोहा की बात करें, क्रोमियम के ऑक्साइड अपनी सीमित क्षारीयता के कारण जो है पानी में घुल जाते हैं, जबकि जो है Fe और ZnO जो है ये सब जो है ये जल में घुलनशील नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए निम्नलिखित में से
किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? बताइए, धातु निष्कर्षण में किया जाता है, विद्युत बल्ब में किया जाता है, कुचालक में किया जाता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, टंगस्टन का जो प्रयोग होता है यह होता है विद्युत बल्ब में। विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, और विद्युत बल्ब के फिलामेंट जो होते हैं ये बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। और टंगस्टन एक उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु होती है। तो अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा कि टंगस्टन जो होता है इसका जो है एक किस गलनांक वाली वस्तु निम्न गलनांक होता है या फिर उच्च गलनांक होता है, तो टंगस्टन एक उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु है और इसका प्रतिरोधक क्षमता जो है अधिक होता है, और जिसमें जो है उच्च ताप पर जल्दी नहीं जलता है, जिससे जो है उच्च ताप पर जो है ये जलता नहीं है, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्षमता जो है अधिक होता है और यह उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु होती है। इसी के कारण जो है यह जल्दी जलता नहीं है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दिशा की ओर संकेत करता है, चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो स्वतंत्र रूप से अगर चुंबक को हम लटकाते हैं तो इसका जो ध्रुव होता है एक निश्चित दिशा में ठहर जाता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में। तो केवल इसमें जो है दो बिंदु को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब, बताइए, सभी चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब पानी में डुबोए जाते हैं, जब तेल में डुबोए जाते हैं, लौह के टुकड़े के निकट लाए जाते हैं, जब गर्म किए जाते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, सभी चुंबकीय पदार्थ जो है अपने गुण को कब खो देते हैं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर हम चुंबक को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो होता है चुंबक अपना चुंबकत्व का गुण जो होता है ये खो देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। सोलेनाइड्स में सोलेनाइड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा। बताइए, सोलेनाइड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र जो है ये कहाँ पर होगा? बताइए, छोर पर होगा, अक्ष पर होगा, अनंत दूरी पर होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, सोलेनाइड जो होता है इसमें जो है सर्वाधिक चुंबकीय गुण जो होता है ये मध्य में होता है। तो इसका जो है ऑप्शन में से जो है डी हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सोलेनाइड में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है सबसे ज्यादा, ये कहाँ पे होता है? ये मध्य में होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। बायोगैस के संबंध में कौन सा सही है? बताइए, बायोगैस के संबंध में कौन सा सही है? बताइए, कुछ कच्चे तेल के कुओं से उत्पादित गैस, बायोमास के अपूर्ण दहन से उत्पादित गैस, ज्वालामुखियों से निकली गैसों का मिश्रण, बायोमास के किण्वन द्वारा उत्पादित गैस, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, बायोगैस के संबंध में जो है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है पूछा है सही है? तो देखिए, बायोमास के किण्वन द्वारा उत्पादित गैस जो है यही जो है सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर पूछेगा कि बायोमास का मुख्य घटक क्या होता है तो या फिर बायोमास का मुख्य घटक जो है कौन सी गैस होती है, तो मीथेन गैस होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, ओजोन अवक्षय के कारण होता है। बताइए, ओजोन अवक्षय के कारण जो है क्या होता है? बताइए, मलेरिया होता है, टीबी होता है, रक्त कैंसर होता है, या फिर त्वचा कैंसर होता है? तो बताइए, ओजोन अवक्षरण के द्वारा जो है कौन सी बीमारी हो जाती है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे त्वचा कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ओजोन परत जो है ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पे पहुंचने से रोकती है, जिसके कारण जो है पराबैंगनी किरणों से जो है क्या होता है? त्वचा कैंसर हो जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक है। बताइए, वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक कौन सा है? बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर हाइड्रोजन है? तो देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो गैस है ये नाइट्रोजन है, जो कि 78% पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन जो है लगभग 21% पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% पाया जाता है। तो ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। आंतों के रोगी के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो बताइए, आंतों के रोगी के निदान में जो है किस प्रकार की किरणों का प्रयोग किया जाता है?
बताइए एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है, अल्फा किरण का प्रयोग किया जाता है, बीटा किरण का प्रयोग किया जाता है या फिर गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आंतों के रोगी के निदान में जो है एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स किरण का प्रयोग जो है ये आंतों के रोगी के निदान में किया जाता है, ये बात आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एस्पिरिन है। बताइए एस्पिरिन जो होता है यह प्रतिजैविक होता है, एंटीपायरेटिक होता है, शामक होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एस्पिरिन जो है ये क्या होता है। तो देखिए एस्पिरिन जो होता है एंटीपायरेटिक होता है, जिसे ज्वरनाशक कृत्रिम औषधि कहते हैं। तो इसे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट करिएगा, क्योंकि एस्पिरिन जो होता है एंटीपायरेटिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका उपयोग जो है बुखार में और सिर दर्द में, बदन दर्द में और गठिया के इलाज में किया जाता है। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों से पूछेगा प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि कौन सा था, तो पेनिसिलिन था, जिसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है। तो बताइए एंटीबायोटिक जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए एंटीबायोटिक जो है ये ऑप्शन नंबर बी भी है और ऑप्शन नंबर जो है सी भी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होती है। बताइए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है या फिर नाइट्रोजन है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो न्यूनतम ताप पर द्रव में परिवर्तित होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा कि हीलियम गैस भरा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, स्टेनलेस स्टील में लोहे का निम्न धातु के साथ मिश्रण होता है। तो बताइए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में जो है किस धातु को और मिलाया जाता है। बताइए निकेल तथा क्रोमियम को मिलाया जाता है, चांदी तथा तांबा को मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम तथा चांदी को मिलाया जाता है या फिर निकेल तथा चांदी को मिलाया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो है लोहे में निकेल और क्रोमियम को मिला दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्रोमियम का पूछेगा कितना परसेंट मिलाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 15 से 20% जो है क्रोमियम मिलाया जाता है और निकेल जो होता है 8 से 10% मिलाया जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्कर्ष धातुएं निम्न में से किसमें घुलनशील होती हैं। बताइए उत्कृष्ट धातुएं जो है निम्न में से किसमें घुलनशील होती हैं। बताइए नाइट्रिक अम्ल में घुलनशील होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलनशील होती हैं या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलनशील होती हैं या फिर अम्लराज में घुलनशील होती हैं। तो बताइए उत्कृष्ट धातुएं जो है निम्न में से किसमें घुलनशील होती हैं। तो देखिए ये अम्लराज में घुलनशील होती हैं। अम्लराज को क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों से पूछेगा कि एक्वा रेजिया जो है किससे मिलकर बना होता है, ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्वा रेजिया जो है किसका का मिश्रण है। तो देखिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है 3 भाग लेते हैं और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग से एक्वा रेजिया को तैयार किया जाता है। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है। बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस जो है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए मीथेन है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है सर्वाधिक जो है जिम्मेदार गैस कौन सी है। तो देखिए इसमें तो से जो है मीथेन भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन इसमें सर्वाधिक की बात किया है तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन चारों में से जो है सर्वाधिक जिम्मेदार जो है कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस जो है जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ये सभी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बताइए निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताइए बलपक्रम मेघालय में है, पन्ना बिहार में है, गोइंडी तमिलनाडु में है या फिर मोल्लेम गोवा में है।
तो देखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार में नहीं है, ये बिहार में ना होकर के कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है। बताइए निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में से सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित कौन सा है। बताइए चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, दादर एवं नगर हवेली और दमन द्वीप है, या फिर लक्षद्वीप है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित की बात करें तो ये चंडीगढ़ का है, जिसमें अगर बात किया जाए कि 22.88 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, रे फंगी है। बताइए रे फंगी क्या होता है। तो देखिए रे फंगी जो होता है ये एक्टिनोमाइसेट्स होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्टिनोमाइसेट्स जो है रे फंगी को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। बताइए कवक जो है ये पौधों में नहीं पाया जाता है। बताइए ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है, या फिर पर्णहरित नहीं पाया जाता है, या फिर सूर्य का प्रकाश नहीं पाया जाता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कवक जो होते हैं इसमें पर्णहरित नहीं पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर पूछेगा कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को जो है माइकोलॉजी कहा जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए कवक जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इसमें पर्णहरित जो है अनुपस्थित होता है, इसी वजह से जो है कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, ये आप लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, खमीर का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है। बताइए खमीर का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है। बताइए चीनी के उत्पादन में किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है, शराब के उत्पादन में किया जाता है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। तो देखिए खमीर जो होता है इसका उपयोग जो है ये शराब बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए खमीर एक प्रकार का कवक होता है, ये आप लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। बताइए नमकीन पानी है, संतरे का रस है, नींबू का रस है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से बताना है कौन तरल बिजली का कुचालक है। तो देखिए तरल बिजली का कुचालक जो है इसमें से उपयुक्त में से जो है कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो हैं बिजली के जो हैं क्या हैं, सुचालक हैं। तो इसमें से कुचालक जो है कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में परिवर्तित किया जाता है। बताइए विलेय का संगठन के रूप में, विलायक की सांद्रता के रूप में, विलेय की सांद्रता के रूप में, या फिर विलयन की सांद्रता के रूप में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विलायक की सांद्रता के रूप में ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है। तो बताइए निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या जो है ये शून्य है। आइसो ऑक्टेन की, नियो ऑक्टेन की, यानी ऑक्टेन की, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर आप लोगों से पूछेगा निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है, तो उपयुक्त में से जो है कोई नहीं, क्योंकि इसमें से जितने भी हैं टोटल जो है कोई किसी का भी जो ऑक्टेन संख्या शून्य नहीं है। अगर पूछेगा कि ऑक्टेन संख्या शून्य किसका होता है, तो यन हेप्टेन में ऑक्टेन की संख्या शून्य होती है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए आइसो ऑक्टेन जो होता है इसकी ऑक्टेन संख्या जो है 100 होती है। और पूछे कि ऑक्टेन संख्या जो है किसका मापन है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता को मापा जाता है। ऑक्टेन नंबर द्वारा जो है पेट्रोल की गुणवत्ता को मापा जाता है, और ऑक्टेन संख्या जितना अधिक होगा मतलब पेट्रोल उतना ही शुद्ध है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में किस पर काम करती है इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से कैसिकी क्रिया है, बर्नौली का सिद्धांत है, पास्कल का नियम है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में जो है
किस पर काम करता है, तो ये करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। बताइए, एक व्यक्ति जो है यह पृथ्वी पर अधिक भार जो है किस स्थिति में धकेल सकता है। बताइए, बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेटने की स्थिति में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़े होने की स्थिति में जो है एक व्यक्ति जो है अधिक भार को ढकेल सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न होता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो देखिए इसका बताइए, चंद्रमा के सूर्य, CFL, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्य। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। बताइए निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है कौन सी है। बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, CFC है, मीथेन है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस होता है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस होता है, CFC भी ग्रीन हाउस गैस होता है और मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस होता है। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, जलमंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इस जीवन समर्थित तंत्र को कहते हैं। बताइए, पारितंत्र कहते हैं, पर्वत श्रेणी कहते हैं, जंगल कहते हैं, वातावरण कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसे पारितंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलमंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इस जीवित समर्थित तंत्र को क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है। बताइए, निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता जो है अधिकतम होती है। मरुस्थल में होता है, नदी में होता है, ध्रुवीय क्षेत्र में होता है या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जैव विविधता अधिकतम कहाँ पे होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है लोगों का सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बताइए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लोगों का सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बताइए, कीटाणुनाशक का, एंटीबायोटिक्स का, एंटीसेप्टिक का, मलेरिया रोधी का। तो देखिए कीटाणुनाशक ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है। बताइए, कोरोना वायरस जो है निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है। बताइए, MERS से संबंधित है, SARS से संबंधित है या फिर दोनों से संबंधित है। तो देखिए कोरोना वायरस जो है इन दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निमोनिया एक संक्रमण है। बताइए, निमोनिया जो है एक संक्रमण है, तंत्रिका का संक्रमण है, रक्त का संक्रमण है, त्वचा का संक्रमण है या फिर फेफड़ों का संक्रमण है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए निमोनिया जो होता है यह फेफड़ों का संक्रमण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। बताइए, सफेद नीलम का उपयोग किया जाता है, मोइसाइनाइट का यूज किया जाता है, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है या फिर क्यूबिक जिरकोनिया का यूज किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्षारीय जिसे बेसिक भी कहते हैं, लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो बताइए, लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम जो है निम्नलिखित में से क्या है। बताइए, सफेदा जिसे व्हाइट लेड कहते हैं, सिंदूर जिसे रेड लेड कहते हैं, लिथार्ज उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम जो होता है ये सफेदा होता है जिसे व्हाइट लेड कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।